हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जहां से हमने स्टार्ट करना है दैट इज कंपटीशन एंड सर्टन एम्प्लॉयमेंट अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट सॉरी। Globalization and the pressure of the competition have substantially changed the lives of the workers. Faced with the growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibly. This means that the workers' jobs are no longer secure. देखिए, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इतना सारा कंपटीशन हो चुका है, इतनी कंपनीज आ चुकी हैं, सबको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है। इन सब चीज़ों की वजह से किसको इन चीज़ों का जो इफेक्ट है वो देखना पड़ रहा है, इट इज ऑन वर्कर्स। वर्कर्स जो हैं वो इतने ग्रोइंग कंपटीशन में वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वर्कर्स को फ्लेक्सिबली रखें। फ्लेक्सिबली का मतलब क्या होता है कि आप पूरा साल नहीं एक वर्कर को एम्प्लॉय करते हैं। जब काम ज्यादा है तब आप उसे एम्प्लॉय कर रहे हैं, जब काम कम है तब आप उसे निकाल देते हैं। दिस मीन्स वर्कर्स फ्लेक्सिबली एम्प्लॉय करना। इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स की जॉब्स हैं वो आजकल सिक्योर नहीं है। पहले अगर उन्हें गारंटी थी कि अगर एक बार उन्हें जॉब मिल गई है तो अब उन्हें निकाला नहीं जाएगा, अब ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है जो वर्कर्स को फेस करनी पड़ रही है। Let us see how the workers in the garment export industry in India are having to bear this pressure of competition. अब बेसिकली यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस एग्जाम्पल में कि जो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो कपड़ों की इंडस्ट्री है, जहां से कपड़ा बाहर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, उन्हें कैसे कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, कंपटीशन का प्रेशर उन्हें कैसे झेलना पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे। Factory workers folding garments for export. Though globalization has created opportunities for the paid work for the women, the condition of the employment shows that women are denied their fair share of benefits. अब यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके यहाँ पे जो लेडीज हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे काम कर रही हैं एंड वो काम कर रही हैं कपड़ों का। बट जो काम है वो उन अच्छी कंडीशंस में नहीं होता, उनको वो फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट नहीं मिलता जो एक मेल वर्कर को मिलता है। Large MNCs in the garment industry in Europe and America order their products from the Indian exporters. अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूरोप की, अमेरिका की, जो कि इंडिया से अपने कपड़े एक्सपोर्ट करवाती हैं। हमें बहुत ही ख्वाहिश होती है कि हम फॉरेन के कंट्रीज के कपड़े पहने, बट देखिए हमारे यहाँ से वो लोग कपड़े बनवाते हैं और अपनी कंट्रीज में लेके जाते हैं। These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profit. ये क्यों हमारे यहाँ से कपड़े बनवाते हैं? Because क्वालिटी इनको कपड़ों की अच्छी मिलती है, बट जो कॉस्ट है वो इनको बहुत कम पड़ती है। अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ये इंडिया से कपड़े बनवाते हैं। To get these large orders, Indian garment exporters try hard to cut their own cost. अब इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स को लेने के लिए और फुलफिल करने के लिए जो भी इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज के, वो अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए हर तरीके की कोशिश करते हैं। As the cost of raw materials cannot be reduced, exporter tries to cut लेबर कॉस्ट। क्योंकि रॉ मटेरियल जितना एक कपड़े को बनाने के लिए चाहिए उतना तो लगेगा ही, उसकी कॉस्ट को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो लेबर की कॉस्ट से अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। Where earlier a factory used to employ on a permanent basis, now employ only on the temporary basis so that they do not have to pay workers for the whole year. पहले जो फैक्ट्रीज परमानेंट बेसिस पे लोगों को जॉब्स देती थी, अब वो टेम्पररी बेसिस पे जॉब्स देती हैं ताकि उन्हें पूरा साल एक वर्कर को सैलरी ना देनी पड़े। जब काम है वो तब सैलरी दे, अदरवाइज उनको पैसे ना देने पड़े। Workers also have to put in a very long working hours and work night shifts on a regular basis during peak season. जब बहुत ज्यादा काम होता है, पीक सीजन आ जाता है, तब वर्कर्स को एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट्स भी लगानी पड़ती हैं।
wages are low and workers are forced to work overtime to make both ends meet. जो वर्कर्स को पैसे दिए जाते हैं काम करने के, यानी कि जो उनकी वेजेस हैं वो भी बहुत कम होती हैं, एंड वर्कर्स फिर भी मजबूरी में काम करते हैं बिकॉज उनके पास और कहीं जॉब्स नहीं है, तो अपना सर्वाइवल तो करना ही है, इसलिए वर्कर्स वहां पे काम करते हैं कम वेजेस में भी. While this competition among the garment exporters has allowed the MNCs to make large profits, workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization. अब देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन गारमेंट ओनर्स को कितना काम मिल रहा है, फॉरेन की जो कंपनीज हैं वो उन्हें ऑर्डर्स दे रही हैं, तो इंडियन गारमेंट ओनर्स का काम तो बहुत बढ़ रहा है, बट वर्कर्स को उनका फेयर शेयर नहीं मिल रहा, जो उनको वेजेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही. सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से गारमेंट ओनर्स को तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है बट वर्कर्स को नहीं. यहाँ पे साथ ही में एक गारमेंट वर्कर की एग्जांपल दे रखी है. 35-year-old सुशीला हैज स्पेंट मेनी इयर्स एज अ वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली. She was employed as a permanent worker entitled to health insurance, provident fund, overtime at a double rate. When Sushila's factory closed in late 1990s, after searching for a job for 6 months, she finally got a job 30 kilometer away where she lives. अब देखिए ये कहानी है सुशीला की, जो कि 35 years की लेडी है. वो एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि दिल्ली में है वहां पे एज अ वर्कर काम करती थी. जब वो वहां पे काम करती थी तो वो एक परमानेंट वर्कर के तरीके से काम करती थी. उनको प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती थी, प्रोविडेंट फंड उन्हें मिलता था, अगर वो ओवर टाइम करती हैं तो उनको डबल पैसे मिलते थे. तो ये सब कुछ सुशीला को मिलता था क्योंकि वो एक परमानेंट वर्कर थी. जैसे ही सुशीला की फैक्ट्री 1990s में बंद हुई, उसके बाद सुशीला ने एक नई जॉब ढूंढनी शुरू कर दी. 6 महीने बाद उन्हें एक जॉब मिली जो कि उनके घर से 30 किलोमीटर दूर थी. Even after working in this factory for several years, she is a temporary worker and earns less than half of what she was earning earlier. अब जो नई फैक्ट्री में उसे काम मिला है वहां पे वो एज अ टेम्पररी वर्कर काम कर रही हैं, परमानेंट नहीं. तो आप टेम्पररी वर्कर की तरह अगर वो काम कर रही हैं तो आप मान लीजिए उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई उनके पास प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई वो अगर ओवर टाइम करती हैं तो उनको डबल चार्ज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. और ऊपर से सैलरी उनकी कितनी है, जितना वो कमाती थी उससे हाफ हो चुकी है. Sushila leaves her house every morning 7 days a week at 7:30 a.m. and returns at 10 p.m. A day off from work means no wage. She has none of the benefits she used to get earlier. Factories closer to her have widely fluctuating orders and therefore even pay less. अब सुशीला की कंडीशन क्या है, उनका रूटीन क्या है कि वो सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकल जाती हैं, रात को 10 बजे घर वापस आती हैं, सातों दिन वो काम करती हैं, कोई छुट्टी नहीं है. जिस दिन वो अपने वर्क से छुट्टी लेंगी इट मींस उस दिन उनकी कोई वेज नहीं होगी, उस दिन के उनको कोई पैसे नहीं मिलेंगे. और ऊपर से जैसे मैंने बताया कोई उनको बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे हैं, कोई इंश्योरेंस, कोई प्रोविडेंट फंड, कुछ नहीं. अगर वो ऐसी किसी फैक्ट्री में जॉब करती हैं जहाँ जो उनके घर के बहुत ही पास है, जैसे अभी वो काम कर रही हैं 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर शी लिव्स, अगर ऐसी जॉब जहाँ पे वो घर पे बहुत ही पास में फैक्ट्री है वहां पे काम करती हैं तो वहां पे उनको पे और भी कम मिलती है. और क्योंकि वहां पे बहुत ही फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स मतलब कभी ऑर्डर आया कभी नहीं आया, इस वजह से वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि कब तक उन्हें काम मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. The conditions of the work and the hardship of the workers described above have become common to many industrial units and services in India. Most workers today are employed in the unorganized sector. Moreover, increasingly conditions of the work in the organized sector have come to resemble the unorganized sector. Workers in the organized sector such as Sushila no longer get the protection benefits that they enjoyed earlier. अब यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल देखी है सुशीला की, इससे हमें पता क्या लगता है कि जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो किस तरीके की कंडीशंस और किन हार्डशिप से गुजर के काम कर रहे हैं. हमारे इंडिया में कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, तो उनमें देखिए जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर
एक तरीके से हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज को, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर भी एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वाली जो काम है वो कर रहा है। वहां पे भी वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे कोई रूल्स नहीं फॉलो हो रहे, छुट्टी ले रहे हैं तो उन्हें कोई पे नहीं मिलती है, कोई सिक लीव नहीं है, अगर आप बीमार हो गए हैं तो आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है तो उस दिन के पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली सुशीला जैसे लोग जो काम कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज में, वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी ही फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपटीशन की वजह से वर्कर्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन का स्ट्रगल। The above evidence indicates that not everyone has benefited from globalization. People with education, skill, wealth have made the best use of new opportunities. On the other hand, there are many people who have not shared the benefits. हमने अभी जैसे सुशीला की कहानी सुनी तो हमें पता लगा कि ग्लोबलाइजेशन से हर एक को फर्क नहीं पड़ता, हर एक को बेनिफिट नहीं मिलता। हम सिर्फ उन्हें बेनिफिट हम देख रहे हैं जिनको कोई ना कोई स्किल आती है, जिन्होंने कोई ना कोई एजुकेशन ली हुई है, जो नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो हर किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा ग्लोबलाइजेशन की तरफ से। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ अ रियलिटी, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन तो अब रियलिटी है, हम ग्लोबलाइजेशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में सब कंट्रीज थ्रू इंटरनेट इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी हैं कि अगर आज की डेट में आप एक बार सोच के भी देखिए कि आपकी जिंदगी से इंटरनेट निकल जाए, छोड़िए आपका जो फोन है, मान लीजिए आपका फोन बंद हो जाए, फोन ही डेड हो जाए, तो आपको एक दिन के लिए लगेगा जैसे जिंदगी रुक गई है। सो वही चीज है कि इंटरनेट अगर आज की डेट में हमारी लाइफ से निकल जाए तो ग्लोबलाइजेशन भी बिल्कुल वैसे ही है, जिसकी वजह से सब चीजें कनेक्टेड हुई हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी नाउ, उसको हम हटा नहीं सकते। Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better. अगर ग्लोबलाइजेशन फेयर रहेगी, हर किसी को अपॉर्चुनिटीज देगी, तो इससे हर किसी को ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। The government can play a major role in making this possible. Its policies must protect the interest not only of the rich and the powerful, बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। अब जब गवर्नमेंट है वो इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ऐसी सी पॉलिसीज रखे जो कि ना सिर्फ रिच एंड पावरफुल की हेल्प करे बल्कि हर एक इंसान की हेल्प करे जो इस कंट्री में है, तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हर एक इंसान को बेनिफिट कर सकती है। यू मे हैव read about the some of the possible steps that the government can take. For instance, the government can assure that labor laws are properly implemented and workers get their rights. हमने पढ़ा जैसे कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। गवर्नमेंट एक चीज इंश्योर कर सकती है कि जो लेबर लॉज हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो और वर्कर्स को अपने राइट्स मिले। It can support many small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है उन छोटे प्रोड्यूसर्स को ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके, और जब तक वो compete करने के हालात में नहीं है तब तक एटलीस्ट वो सर्वाइव कर सकें। If necessary, the government can use trade and investment barriers. मतलब जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगा सकती है ताकि वो अपने वर्कर्स को कंपटीशन से बचा सके जब तक वो कंपटीशन फेस करने के लायक नहीं है। It can negotiate at WTO for the fairer rules. हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हम वहां पे आर्ग्यू कर सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कि वो फेयर रूल्स बनाए, हर एक के लिए रूल एक जैसे होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए रूल अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग बना रखे हैं। It can also align with other developing countries with similar interest to fight against the domination of the developed countries in WTO. जैसे मैंने अभी बोला कि WTO ने जो डेवलप्ड कंट्रीज को इतना डोमिनेशन करने का हक दे रखा है। डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं कि हम तो अपनी कंट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाएंगे, बट डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी रिस्ट्रिक्शन हटानी चाहिए ताकि कोई भी ट्रेड कर सके। तो ऐसा तो डेवलप्ड कंट्रीज को भी करना चाहिए, उनको भी रिस्ट्रिक्शन हटानी चाहिए ताकि उनकी कंट्री में भी आके कोई ट्रेड कर सके। तो ये चीजों के साथ गवर्नमेंट वहां पे आर्ग्यू कर सकती है WTO के साथ। यहाँ पे कोई आम इंसान वहां पे जाके WTO
WTO में नहीं, पहली बात तो जा ही नहीं सकता, आर्ग्यू करने की बात तो दूर है। तो जो गवर्नमेंट जा सकती है उसको वहां पे ये पॉइंट्स रखने चाहिए। In the past few years, massive campaigns and representation by people's organization have influenced important decisions related to trade and investment at WTO. क्योंकि देखो ये WTO में प्रॉब्लम चल रही है, हर एक के लिए फेयर रूल नहीं है, हर एक कंट्री के लिए रूल एक जैसा नहीं है। तो पिछले कुछ सालों में लोगों ने बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, रिप्रेजेंटेशंस किए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके, जिसकी वजह से WTO के कुछ डिसीजंस पे अफेक्ट पड़ा है। दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए इतने लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से कुछ रूल्स जो है वो फेयर बन पाए हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर लोग मिल के इकट्ठा हो जाएं और इनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, सब चीजें फेयर होनी चाहिए, तो ग्लोबलाइजेशन की जो एक स्ट्रगल है, जो फेयर स्ट्रगल हम बोल रहे हैं, वो भी जल्दी ही हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, देखिए सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO इन हांगकांग 2005 में हांगकांग में WTO के अगेंस्ट देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी अनफेयर काम हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, सो इसी के साथ अब हम चैप्टर जो है वो सम अप कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या हमने पूरे चैप्टर में किया। इन दिस चैप्टर वी लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखा कि आज ग्लोबलाइजेशन कैसी चल रही है। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है क्या, कंट्रीज को मिला देना, बहुत तेजी से कंट्रीज मिलनी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more MNCs are looking for locations around the world that are cheap for their production. As a result, production is being organized in a complex ways. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और ऊपर से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सब कुछ मिलके ग्लोबलाइजेशन में बहुत हेल्प कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज अब देख रही हैं कि हम दुनिया के किस कोने में अपनी प्रोडक्शन सेटअप कर सकते हैं ताकि वो हमें चीप पड़े। सो प्रोडक्शन भी बहुत तरीके से हो रही है, कॉम्प्लेक्स वे से हो रही है। हमने देखा था ना कि रिसर्च कहीं और हो रही है, पार्ट्स कहीं और बन रहे हैं, असेंबल किसी और देश में हो रहे हैं, फिर सेल किसी और देश में हो रही है। तो ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन है। टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली IT, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, हैज प्लेड अ बिग रोल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। सो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि हम दूर दूर कंट्रीज में भी हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक लंदन की मैगजीन की कंपनी है जो दिल्ली में अपनी मैगजीन प्रिंट करवा रही है, तो वो मैगजीन का क्या फॉन्ट होना चाहिए, क्या उसका स्टाइल होना चाहिए, वो सब कुछ वो लंदन से ही भेज रहे हैं। तो कैसे भेजा, थ्रू इंटरनेट भेजा, थ्रू टेलीकम्युनिकेशन भेजा। सो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन में। इन एडिशन, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ये हमने टॉपिक पढ़ा था, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड and investment has facilitated the globalization by removing barriers to trade and investment. So trade की liberalization होना, trade barriers हटना, इससे भी foreign investment बहुत ज्यादा बढ़ रही है। At the international level, WTO has put pressure on developing countries to liberalize trade and investment. So international level पे भी देखें तो WTO ने developing countries पे एक pressure डाला हुआ है कि अपनी trade barriers हटा दीजिए, अपने trade को liberalize कर दीजिए, ताकि आपकी country में आके कोई भी invest कर सके, कोई भी trade कर सके। While globalization has benefited well of consumers and also producers with skill, education and health, many small producers and workers have suffered the result of rising competition. ये हमारा लास्ट पैराग्राफ था जो हमने आज लास्ट टॉपिक था सॉरी जो हमने आज डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट भी हुआ है, जो कि वेल ऑफ है, जिनकी अर्निंग अच्छी है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हमें तो एज अ कंज्यूमर बहुत बेनिफिट हुआ है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अब मार्केट में आ चुकी हैं। हम किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, जिनके पास पैसा है, उनको ग्लोबलाइजेशन से बहुत असर पड़ा है। बट अगर हम स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात करें, वर्कर्स की बात करें, तो उनको ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी सहना पड़ा क्योंकि इतने कंपटीशन में उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया।
Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of the globalization are shared better. अच्छी ग्लोबलाइजेशन होना सबके लिए, मतलब एक जैसा ग्लोबलाइजेशन होना, ऐसी ग्लोबलाइजेशन जो सबके लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। इस ग्लोबलाइजेशन से सब बेनिफिट्स शेयर कर सकते हैं, बट अगर ग्लोबलाइजेशन वैसी ही चलती रही जो कि सिर्फ वेल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए है या एजुकेटेड लोगों के लिए है, तो ऐसी ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट होना सबका बहुत ही मुश्किल है। सो दिस वाज योर चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी कोई भी डाउट हो। हाँ जी, देख लीजिए। ओके, कोई भी किसी को डाउट नहीं है? चलिए, सो मैं स्क्रीन को शेयर करना बंद कर रही हूँ। अब हम एमसीक्यूज करेंगे, तो देखते हैं आपने अभी तक कितना सीखा है। सो ये लेक्चर बुक यहीं तक खत्म है। अब मैं एमसीक्यू की आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ।